प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें प्रश्नावली 3.4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.4 तक कंप्लीट करने के बाद आज जो है हम लोग प्रश्नावली 3.5 शुरू करने वाले हैं। ये प्रश्नावली 3.5 जो है इसमें आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है वज्र गुणन विधि से। किस विधि से? वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को एक नया विधि से हल करना सीखेंगे, जिस विधि का नाम है वज्र गुणन विधि। काफ़ी सिंपल है। अभी तक आप लोगों ने ग्राफ विधि पढ़ा है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है, विलोपन विधि पढ़ा है और आज पढ़ेंगे आप वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि पीछे के पढ़े गए सभी विधि से बहुत ही आसान है, यानी कि कहा जाए तो सब विधि से ये आसान विधि है। वैसे तो अगर पढ़ा जाए अच्छा से तो कोई भी चीज़ भारी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, हल्का है। वज्र गुणन विधि जो है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बस एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, वो फार्मूला याद रखिएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत जो है नहीं होगा। बस उस फार्मूला के यूज से ही आप जो है बना पाएंगे। वज्र गुणन विधि में यहाँ पर क्लियरली आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीका से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। वज्र गुणन विधि में हमें करना क्या, इस विधि से हमको करना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल। तो अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए जाएंगे तो हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया गया होगा। जैसे कि देख सकते हैं, इसका नाम हम अगर समीकरण 1 दे देते हैं, इसका नाम समीकरण अगर 2 दे देते हैं, तो देख सकते हैं कि जनरल फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये हो गए आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मान लीजिए कि पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आप सभी को पता है कि अगर इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 नाम अगर हम देते हैं तो इसी तरह के समीकरण को हमें सॉल्व करना है वज्र गुणन विधि से। एक हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 3x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। और 5x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, मान लीजिए ये कोई दूसरा समीकरण है। ठीक, अब ये समीकरण आपको दिया गया। अब इस समीकरण युग्म को हल करने के लिए बोला गया आपको वज्र गुणन विधि से। तो कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए एक सूत्र है। एक क्या है? सूत्र है, जो सूत्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो सूत्र है, इसी सूत्र का यूज करके आप इस तरह के रैखिक समीकरण युग्म का हल कर सकते हैं। तो इस सूत्र को समझना हमारे लिए सबसे पहला काम होगा कि भाई ये सूत्र क्या कहता है। तो देखिए, ये सूत्र जो है हम समझना आप शुरू करते हैं जनरल रूप में। किस रूप में? जनरल रूप में। कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप का होता है। इतना तो आप सभी जानते हैं। तो हम जानते हैं कि वज्र गुणन विधि से हल करने का जो सूत्र है वो क्या है, कैसे है। जो आपका सूत्र है वो ये सूत्र है। सूत्र क्या है? x बट्टे b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, y बट्टे, ये बीच में बराबर लेना है, बराबर y बट्टे c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर 1 बट्टे a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। अब ये जो फार्मूला है ये वही फार्मूला है जिस फार्मूला से आप वज्र गुणन विधि से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को क्या करेंगे, हल कर पाएंगे। तो ये फार्मूला तो अभी केवल मैंने दिखा दिया आपको। इसको समझिए कि आखिर ये फार्मूला क्या बोल रहा है, कैसे यह फार्मूला बना, ये समझने की कोशिश कीजिए। आप सभी जानते हैं कि जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें दो चर होते हैं। एक तो चर होते हैं x
और दूसरा चर होते हैं y, ठीक है। और कांस्टेंट वाला पद होता है एक, जिसको हम c से सूचित करते हैं। c मतलब कांस्टेंट, जनरली आप समझ सकते हैं, या फिर अचर पद भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पहले आपको x लेना है। क्या लेना है? x लेना है, और x के नीचे लिखना है b1 c2। ये b1 c2 कौन है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2। इसी में से आपको नीचे क्या करना है? लिखना, नीचे लिखना। कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो चीज़ें आप अभी क्या कर पाएंगे, मेरे साथ समझ पाएंगे। तो समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिए कि क्या यहाँ आता है, क्या नहीं आता है। तो सबसे पहला स्टेप में क्या करना होता है, यहाँ पर ये x ऊपर लिखना होता है। क्या लिखना होता है? ऊपर x लिखना होता है, और नीचे में b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। ये कैसे आया, कहाँ से आया, वो अब समझना आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं। x के नीचे लिखना है ना, तो बहुत सारे बच्चे तो रट लेंगे कि x के नीचे b1 c2 माइनस b2 c1 होगा, y के नीचे c1 a2 माइनस c2 a1 होगा, और 1 के नीचे a1 b2 माइनस a2 b1 होगा। बहुत सारे बच्चे तो इसको रट लेंगे, लेकिन रटना अच्छी बात नहीं है। समझिए कि आखिर ये b1 c2 माइनस b2 c1 कैसे आया, तब ज़्यादा दिनों तक आप इसको बचा के रख पाएंगे। देखिए लॉजिक क्या है लिखने का, वो x के नीचे आपको लिखना है ना, तो x वाले पद को आप ढक दीजिए। x वाले पद को क्या करना, आपको ढक देना, अपने हाथों से क्या कीजिएगा, ढक दीजिएगा। चलो मान लीजिएगा कि x वाला पद हम ढक दिए हैं, ये नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, जो y वाला पद है और जो कांस्टेंट पद है, इसको कोना कोनी गुना करना है। तो आपको b1 को गुना करना है c2 से। देखो b1 को c2 से गुना करना है, कोना कोनी गुना करने का मतलब यही है। तो b1 को गुना किया हमने किससे, c2 से। तो b1 इंटू c2 हमने यहाँ लिख दिया x के नीचे, और फिर बीच में लिख देंगे माइनस, और फिर क्या करेंगे, तो हम b2 को c1 से गुना करेंगे। किसको गुना करेंगे, तो b2 को c1 से गुना करेंगे। तो b2 को c1 से आपने गुना किया तो b2 c1 हुआ, ये है, ये लिख दिए। तो देखा कि कहाँ से आया ये b1 c2 माइनस b2 c1। समझ में आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? तो ये चीज़ें करना आपको। अब बोलेंगे सर जैसे x के नीचे बता दिए तो y के नीचे भी बता दीजिए। चलो भाई y के नीचे भी बता देते हैं कि ये जो c1 a2 माइनस c2 a1 है वो कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे गुना करके यहाँ पर लिखा गया, वो देखिए। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा कि x के नीचे जब लिखना था तो हम ऊपर से नीचे आए थे, यानी कि b1 से c2 आए थे पहले, तब तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं b2 c1। तो पहला बार यानी कि x के नीचे जब आप लिखने के लिए आए हैं तो ऊपर से नीचे आए पहले, और फिर दूसरा स्टेप में नीचे से ऊपर गए हैं। नीचे से कहाँ गए हैं, ऊपर गए हैं, तब जाकर के x के नीचे जो भी चीज़ें हैं वो आप देख पाए हैं। अब हम बात करेंगे कि y के नीचे जो चीज़ है वो कैसे आया, कहाँ से आया, किस तरीक़ा से आया, वो देखिए। अब जब y के नीचे आपको पता करना हो कि क्या होगा, ये c1 a2 c2 a1, ये हमेशा तो रट के आप नहीं रखेंगे, तो कैसे आप हमेशा याद रख पाएंगे। तो y के नीचे क्या है, अगर ये आपको याद करना है तो आप क्या कीजिए, y वाला पद को ढक दीजिए अपने हाथों से या फिर किसी भी चीज़ से। मतलब समझ लीजिए आप अपने माइंड में भी कि y वाला पद नहीं है, y वाला पद आपने क्या कर दिया, ढक दिया। अब y वाला पद ढक दिया तो दिख कौन कौन सा पद रहा आपको, x वाला दिख रहा और कांस्टेंट पद यानी कि अचर पद दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, कोना कोनी गुना करना है। पहला बार क्या हुआ था कि बाएं से दाहिने गए थे, इस बार दाहिने से बाएं आएंगे। दाहिने से कहाँ आएंगे, बाएं। तो जो a1 a2 c1 c2 है इसको कोना कोनी गुना करेंगे। तो हम c1 को इस बार कोना कोनी गुना कर रहे हैं a2 से। देखो c1 के कोना कोनी में a2 है कि नहीं, तो c1 को a2 से गुना कर दिए। दाहिने से बाएं आ रहे हैं, पिछले में बाएं से दाहिने गए थे, b1 से c2 गए थे ना, तो b1 से c2 गए थे तो बाएं से दाहिने गए थे, लेकिन इस बार दाहिने से नीचे उतर रहे हैं, बाएं आ रहे हैं। तो c1 को a2 से गुना कर दिया तो यही आ गया यहाँ पर c1 a2, और फिर आपको माइनस लगा देना है बीच में, और फिर c2 को a1 से गुना करना है। तो c2 को a1 से गुना करेंगे, ये कोना कोनी दिख पा रहा होगा आप लोगों को, ये c1 को गुना करना प्यारे बच्चों आपको c2 को a1 से।
तो वही C2A1 यहाँ पर लिखा गया है, इस बीच में कुछ भी नहीं तो इनटू है यानी कि गुना है। तो C2A1 आप लोग समझ पाए होंगे कि ये वाला C2A1 कहाँ से आया, ठीक है। बीच वाला पद तो आपको दिख नहीं रहा, वो तो हमने ढक रखा है, ठीक है। तो इस तरीका से आप याद रख सकते हैं कि y के नीचे क्या होगा, y के नीचे क्या होगा, इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब वही बात हम एक के बारे में भी करेंगे कि आखिर एक के नीचे क्या होगा, ये कैसे याद रखा जाए। तो देखिएगा, अब याद रखिएगा कि अभी ऊपर से नीचे आए थे लेकिन दाहिने से बाएं तरफ आए थे पहले। अब हम क्या करेंगे वो यहाँ पर आप देखने की कोशिश कीजिएगा। जनरल फॉर्म में पहले समझ लीजिए कि क्या होगा, फिर आप तो समझ ही पाएंगे। अब एक के नीचे क्या है ये कैसे याद रखें, तो एक मतलब अचर पद यानी कि कांस्टेंट वाला पद यानी कि सी वाला पद। कौन सा पद? सी वाला पद। एक के नीचे क्या लिखा हुआ है, अगर आप ये याद रखना चाहते हैं, ट्रिक से समझना चाहते हैं कि आखिर कहाँ से आया, तो सी वाला को ढक दीजिए। अब A1 A2 B1 B2 बचा। अब आप इसको कोना कोनी गुना कीजिए, इसको कोना कोनी क्या करेंगे, गुना करेंगे। y के नीचे क्या था, हम दाहिने से बाएं आए थे, फिर से आप क्या करेंगे, बाएं से दाहिने जाएंगे। बाएं से कहाँ आ रहा है भाई साहब, दाहिने आ रहे हैं। A1 को हमने B2 से गुना कर लिया। A1 को कोना कोनी किससे गुना किया, B2 से, तो वही यहाँ पर A1 B2 लिख दिया, फिर बीच में माइनस लिख देना है। और फिर A2 को B1 से गुना करना कोना कोनी। A2 को किससे गुना करना है, A2 को गुना करना है B1 से, तो वही A2 B1 यहाँ पर हमने लिख दिया। तो अब कभी भी एक के नीचे क्या होगा ये अगर पता करना है तो बस सी वाले पद को ढक दीजिए और कोना कोनी गुना कर लीजिए। कोना कोनी में A1 को B2 से गुना करना है और फिर A2 को B1 से गुना करना, यहाँ पर लिख देना है। तो हम आशा करते हैं कि ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। अब ये तो जनरल फॉर्म है और इस तरह के क्वेश्चन होंगे आपके, तो कैसे बनाएंगे सर, जनरल फॉर्म में तो क्वेश्चन आएगा नहीं, तो बनाएंगे क्वेश्चन कैसे, तो सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कैसे। अब आपको क्या करना है, जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, ऐसा ही दिया जाएगा इसी टाइप का, दो समीकरण आपके पास होगा और उस दोनों समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए बोलेगा, तो आप इस दोनों समीकरण में से पहले क्या कीजिएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान लिख लीजिएगा। जैसे कि इस वाले समीकरण में आप देख पा रहे हैं कि A1 का मान कितना है, तो A1 का मान है 3, ठीक। B1 का मान कितना है, तो B1 का मान है 4 और C1 का मान कितना है, तो C1 का मान है यहाँ पर देख सकते हैं 9। यानी कि A1 B1 C1 जो है वो समीकरण 1 से लिखा जाता है, 1 मतलब 1 1 1, और A2 इसके बाद B2 और C2 लिखा जाता है समीकरण 2 से। देख सकते हैं समीकरण 2 में A2 B2 C2, समीकरण 2 में x का जो गुणांक है उसको A2 कहते हैं, y का गुणांक जो है उसको B2 कहते हैं और कांस्टेंट पद को C2 कहते हैं। तो आपको पहले ये 3 लिख लेना। तो इसमें देखिए A2 का मान कितना है, 5 है, B2 का मान कितना है, तो -2 है, ठीक, और C2 का मान है +3। तो ये लिख लीजिएगा। इसको लिखने के बाद ये फार्मूला लिखिएगा, ये वाला फार्मूला, और फार्मूला में आप B1 C2 B2 C1 C1 A2 C2 A1 A1 B2 A2 B1 का मान रख दीजिएगा, जोड़ घटा गुणा भाग कर दीजिएगा, तो आराम से बन जाएगा। तो मतलब 2 ही काम करना है। ये समीकरण आपको दिया ही रहेगा क्वेश्चन में। पहला काम आपको करना है कि ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान लिख लेना है। दूसरा काम आपको करना है, ये फार्मूला रखना है, फार्मूला लिखना है। तीसरा काम करना है कि फार्मूला में मान बैठा देना है बस, और उसके बाद जोड़ घटाव कर देना, आंसर मिल जाएगा। तो ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, मोटा मोटी समझाया कि हाँ वज्र गुणन विधि ये है, इसमें ऐसे ऐसे काम आपको करना पड़ेगा। अब चलिए हम आप लोगों को क्वेश्चन बना के दिखाते हैं कि कैसे वज्र गुणन विधि से आप क्वेश्चन क्या करेंगे, बनाएंगे। ओके, तो चलो भाई साहब अब क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट हम लोग प्रश्नावली 3.5 जो हम पढ़ने की बात कर रहे थे, तो 3.5 क्या कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्या बोल रहा है पहले इसको पढ़िए, जो बोलेगा वैसा ही काम आपको करना है। बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं।
याद रखिएगा कि अभी मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन 1 में टोटल 4 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन है? 4, जिसमें से पहला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, आगे दूसरा दिखाई देगा, उसके आगे तीसरा दिखाई देगा, उसके आगे चौथा दिखाई देगा। तो 4 समीकरण युग्म दिए गए हैं इस तरह के। तो चारों में पहले आपको चेक करना है कि किसका एक हल है, किसका कोई हल नहीं है, और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। और ये बोल दिया कि अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी कि जिसका केवल एक हल होगा, उसे ही ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें क्या करना होगा? चेक करना होगा इस वाले समीकरण युग्म में कि इसका कितना हल है। अगर अद्वितीय हल होगा तब हम इसका ब्रज गुणन विधि से हल करेंगे, और अगर अद्वितीय नहीं होगा, यानी कि कोई हल ना हो या फिर अनेक हल हो, तो इस स्थिति में हम ब्रज गुणन विधि से इसको हल नहीं करेंगे। तो चलिए हम हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे इस वाले क्वेश्चन में कि भाई ये कितने हल देने वाले हैं, एक, अनेक या कोई हल नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करना होता है, आपको जो भी समीकरण दिया गया पहले उसको लिख लीजिए। तो चलो लिख लेते हैं। लिखने के क्रम में क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो समीकरण है यहाँ पर लिखेंगे। पहले समीकरण जो दिया गया उसको पहले लिख लीजिए। x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, इसका नाम समीकरण 1 डाल दीजिए। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y और माइनस 2 बराबर 0, इसका नाम समीकरण 2 डाल दीजिए। और फिर क्या करेंगे भाई साहब, इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान लिखेंगे। तो लिखिए a1 का, c1 मैंने लिख दिया, a1 लिखना है। a1 का मान बताइए आप लोग कितना होगा। तो a1 का जो मान है वो समीकरण 1 में x का गुणांक होगा। तो समीकरण 1 में x का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो a1 का मान 1 हो गया। भाई साहब यहाँ पर x के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा ना जी। फिर b1 का मान क्या होगा, तो b1 का मान समीकरण 1 में y के गुणांक को ही कहते हैं, तो y का गुणांक यहाँ पर -3 है, तो b1 का मान हो गया -3। और चिन्ह के साथ लिखेंगे c1 का मान, देख लीजिए c1 का मान जो कांस्टेंट पद होगा समीकरण 1 में वही होगा, तो c1 का मान भी -3 है। तो आपको यहाँ पर क्या लिख लेना है, -3 लिख लेना है। इसी तरह से आपको a2 का मान लिखना है। a2 का मान देखिए कितना है, a2 का मान देख सकते हैं कि 3 है। समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है, तो हम 3 लिखेंगे। इसी तरीक़ा से b2 का भी लिख लीजिए। तो b2 का मान आप देख सकते हैं कि -9 है, तो हम यहाँ पर -9 ले लेंगे। और c2 का मान देख लीजिए कितना है, तो c2 का मान प्यारे बच्चों -2 है। ठीक, अब ये सब लिखने के बाद अनुपातों का तुलना करेंगे। अनुपातों का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अनुपातों का तुलना कैसे करते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब भाई साहब हम क्या करने वाले हैं, तो तुलना करने वाले हैं अनुपातों का। तो a1/a2 का मान कितना है, a1/a2 का मान है, a1 देखो भाई साहब कितना है, a1 है 1, a2 है 3। फिर b1 -3 b2 -9, तो b1 है -3 और b2 है आपका -9। c1 का देखिए, c1 है आपके पास -3, c1 -3 है और c2 है -2। तो अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं वो हमें डिसाइड करके बताइए। ये माइनस से माइनस चलो भाई साहब कट गया, 3 का 3 और 3 तिया 9 भी कट गया। ठीक, ये माइनस से माइनस भी कट गया, तो बचा आपके पास क्या, आपके पास यहाँ पर जो बच रहा है वो क्लियरली आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या बच रहा है। एक मिनट 1/3 बच रहा है इधर, चलो ठीक है 1/3 लिख लिए हम। फिर बीच में बराबर का साइन हम दे सकते हैं। 1 मिनट वेट करेंगे आप लोग। 1/3 है, यहाँ भी तो भाई सब 1/3 बचा, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम 1/3। और यहाँ तो 3/2 बच गया, यहाँ पर बच गया 3/2, 3/2 है तो 3/2 लिख लेंगे। अब देखो ये 1/3 और 1/3 ये तो बराबर है, लेकिन 1/3 3/2 के बराबर नहीं है, मतलब ये वाला बराबर नहीं हुआ। तो लिखेंगे चूँकि यहाँ पर इसको a1/a2 कहेंगे, तो a1/a2 जो है वो बराबर है
B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ये सब काम हम आपको कई बार सिखा चुके हैं, ठीक है। अब आप ही बताओ कि जब ऐसा अनुपातों का तुलना मिलता है तो कितने हल होते हैं, बताओ जल्दी से। अब याद है आपको? क्या नहीं याद है? तो ऐसे स्थिति में जब पहला बराबर हो और दूसरा बराबर नहीं हो तो कोई हल नहीं होता है। तो लिखेंगे, क्योंकि इतना इतना है इसीलिए ये जो समीकरण युग्म दिया गया है इसका कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे इसीलिए दिए गए समीकरण, ठीक है, समीकरण युग्म का, दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या समझा आपने? ये जो समीकरण युग्म दिया गया इसका कोई हल नहीं होगा। अब लो भाई साहब, इसने बोला था कि अद्वितीय हल की स्थिति में ही आपको बृहज्गुणन विधि से ज्ञात करना है, लेकिन तो यहाँ पर आ गया कोई हल नहीं। तो कोई हल जब होगा ही नहीं इस दोनों समीकरण का, यानी कि इस समीकरण युग्म का, तो भाई बृहज्गुणन विधि से हम फालतू का दिमाग लगाएंगे, मतलब इसको नहीं बनाना है। बृहज्गुणन विधि से इसको सॉल्व नहीं करना है। कब सॉल्व करते? जब इसका अद्वितीय हल होता, यानी कि केवल एक हल होता, तब हम सॉल्व करते। लेकिन इसका तो कोई हल ही नहीं है, तो हम इसको बृहज्गुणन विधि से सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन को भी चेक करते हैं। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये आपके सामने है। अब इस समीकरण युग्म को पहले चेक करना होगा कि इसके कितने हल हैं, और अगर इसके अद्वितीय हल हुए, यानी कि केवल एक हल हुआ, तो हम इसको बृहज्गुणन विधि से हल करेंगे, और नहीं होगा तो इसको भी बृहज्गुणन विधि से हम हल नहीं करेंगे। तो चलिए भाई इसको देखते हैं, चेक करते हैं पहले। तो चेक करने के लिए आइए, जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो प्यारे बच्चों अभी जस्ट हम बताए थे कि जो समीकरण दिया गया उसको पहले लिख लेना है। तो समीकरण दिया गया है 2x + y = 5, ठीक। इसका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। और एक काम कीजिए आप लोग, काम ये करना है कि c वाला पद हमेशा बाएं रखिए। c वाला पद हमेशा कहाँ रखिए? बाएं। ये जो c वाला पद दाहिने लिख दिया है ना, सभी पद को बाएं रखेंगे। दाहिने में क्या बच जाएगा? तब 0 बच जाएगा। इसका नाम अब आप दीजिए समीकरण 1। देखिए 5 जाएगा बाएं बराबर के, तो -5 हो जाएगा ना। फिर इसी तरीक़ा से आप समीकरण दूसरा में देखिए कि 3x + 2y और 8 है दाहिने में। दाहिने में से 8 को हम करेंगे बाएं, तो इस 8 को बाएं करेंगे तो -8 होगा, ठीक। और बराबर में हो जाएगा 0, मतलब दाहिने कुछ बचा नहीं तो 0 ही बचेगा। अब इसका नाम समीकरण 2 दे देंगे। और आप क्या करेंगे? फिर वही a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान लिखेंगे। तो बताइए कि a1 का मान कितना? बताइए कि a1 का मान कितना? तो सर a1 का जो मान होता है समीकरण 1 में x का गुणांक ही a1 कहलाता है, तो x का गुणांक 2 है, तो हम 2 लिख लेंगे। इसी तरह से b1 का भी मान लिख सकते हैं, तो ये b1 का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा। और फिर c1 का मान लिखेंगे, तो c1 का जो मान है वो देख सकते हैं कि -5 है। ये 5 बाएं आ गया तो -5 हो गया ना, तो यहाँ पर -5 लिखेंगे हम। इसी तरीक़ा से a2 का मान लिखेंगे, तो a2 का मान देखिए कितना है? 3 है, तो 3 लिखेंगे। फिर b2 का मान लिखेंगे, तो b2 देख लीजिए, b2 है 2, तो हम 2 लिख लेंगे। एंड इसी तरीक़ा से c2 का भी मान लिखेंगे जो कि है -8। कितना है? -8 है। अब क्या करें सर हम? तो अब आपको क्या करना है? तो अनुपातों की तुलना करना है। अनुपातों का तुलना करके चेक कीजिए कि क्या हो रहा है। तो लिखेंगे अब भाई साहब हम a1/a2 b1/b2 करेंगे। a1 का मान 2, a2 का मान 3, यानी कि हम बोल सकते हैं 2/3। फिर बराबर करने की अभी कोशिश कर रहे हैं, 1/2 होगा। b1 का मान 1, b2 का मान 2 है, तो ये 1/2 होगा ना, 1/2 होगा। चलो ठीक है भाई। c1 का मान -5 है और c2 का मान -8 है। तो अब क्या करना होगा? अब आपको इसे सॉल्व करना होगा। देखिए
ये नहीं कटने वाला, ये भी नहीं कटने वाला, बहुत से बहुत आप इसको काट सकते हैं। इसको काटने से भी कोई आपको फ़ायदा मिला नहीं। देखिए हुआ क्या, यहाँ पर आपको जो चीज़ें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2/3 मिल रहा है, बराबर 1/2 मिल रहा है, और यहाँ पर आपको मिल रहा है 5/8। 5 क्या मिल रहा, 8 मिल रहा है। अब आप ध्यान से देखिए कि 2/3 जो है 1/2 के बराबर होगा क्या, एकदम नहीं होगा, मतलब ये बराबर नहीं है। तो हम बताए थे कि जब पहला बराबर न हो तो दूसरा बराबर होगा कि नहीं होगा, उसको हम देखेंगे भी नहीं। ये वैसे 1/2 और 5/8 तो बराबर नहीं ही होगा, लेकिन अगर पहला ही बराबर न हो तो हम दूसरा को देखते भी नहीं। अगर वो बराबर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बराबर नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमें मिला क्या, तो लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर जो हमें अनुपातों की तुलना मिल रही है वो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1 मिल रही है, यानी कि A1/A2 जो है नॉट इक्वल टू B1/B2 मिल रही है, B1/B2 मिल रही है। ऐसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो बताओ, अब आपको याद होना चाहिए कि इस स्थिति में कितने हल होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि इस स्थिति में अद्वितीय हल होते हैं, यानी कि केवल एक हल होते हैं। अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल होते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में बोला गया। अद्वितीय मतलब केवल एक हल होते हैं। तो हम लिखेंगे अतः, यानी कि इसीलिए दिए गए समीकरण का क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण युग्म का, दिए गए समीकरण युग्म का, दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय, अद्वितीय मतलब केवल एक, अद्वितीय मतलब केवल एक, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या समझा आपने कि ये जो दोनों समीकरण दिए गए हैं इसके केवल एक हल होंगे। अब क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि अगर एक हल होगा तो आप उसे ब्रज गुणन विधि से हल कीजिएगा, उसका हल निकालिएगा। तो चलो अब हम लोग इस समीकरण का ब्रज गुणन विधि से क्या करते हैं, हल निकालते हैं। तो लिखेंगे अब वज्र गुणन विधि से हल, अब वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, हल। अब हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो हल करने के लिए क्या करना होगा प्यारे बच्चों, आपको सिंपल सी फंडा है कि आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा पहले फार्मूला लिखना होगा। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए पहले हम लोग क्या लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला लिखने के बाद ऑटोमेटिक हम लोगों को जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो ब्रज गुणन विधि जब कभी भी बनाई तो हमने आपको बोला था कि पहला काम तो आपको A1 B1 C1 का मान लिखना है। तो ये पहला काम ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं, तो फिर दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक काम हमारा पहले से हो चुका है। दूसरा काम हम आपको बोले थे कि फार्मूला लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, फार्मूला। तो फार्मूला लिखिए। फार्मूला क्या था, तो फार्मूला सिंपली आप यहाँ पर देखे थे कि x बट्टा क्या था, तो x बट्टा B1 C2 था, क्योंकि बाएं से दाहिने की ओर चले थे। तो B1 C2 माइनस B1 C2 था और माइनस B2 C1 था, B2 C1 था, और बीच में बराबर था, फिर बट्टा, और इस बार ऊपर में y था, और नीचे में क्या था, तो C1 A2 था। क्या था भाई, C1 A2 था, और माइनस में C2 A1 था, माइनस C2, अरे भाई C2 A1 था। फिर बीच में बराबर हमने लिखा था, और फिर बट्टा लेकर के ऊपर में इस बार 1 होगा, और नीचे में क्या था भाई, 1 मतलब C वाला पद को ढक देंगे, तो A1 को गुना करेंगे B2 से, तो A1 B2 माइनस A2 B1, ये वाला फार्मूला था। इसमें अब नीचे जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 है, इसका मान आपको बैठाना है। तो चलिए मान बैठाते हैं और जोड़ घटाव करते हैं, आंसर आपका देखिएगा कि किस तरीक़ा से आएगा। ठीक है, चलो भाई साहब, तो कंटिन्यू करते हैं।
आप अब आगे बढ़ेंगे इसमें मान बैठाने के लिए, तो भाई बट्टा इस बार कुछ हल्का बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ये वैल्यू है वो बैठाना है आपको। तो ऊपर में x तो x ही लिखेंगे, नीचे में b1 आगुने c2 लिखना है, ठीक है। तो b1 का मान है 1 और c2 का मान है -8। यहाँ से आप देख करके वहाँ पर भरेंगे ना, तो b1 का मान 1 और c2 का मान -8। तो b1 का मान हो गया 1 और इसको गुना करना है c2 से, तो c2 का मान है -8 लिख दिए हम। बीच में फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर b2 c1 करना है, तो देखिए b2 क्या है, तो आपको पता चलेगा कि b2 का जो मान है वो 2 है और c1 का मान है -5। तो b2 है 2 और c1 है -5, तो 2 गुने -5। तो यहाँ पर लिखना होगा 2 गुने -5, ठीक। ये वैल्यू हमने रख दिया, बीच में बराबर है तो बराबर कर देंगे और फिर एक बड़ा सा बट्टा लेंगे जिसके ऊपर y लिखेंगे। नीचे में c1 a2 करना है, तो देखिए c1 क्या है a2 क्या है। तो c1 का वैल्यू है -5, a2 का वैल्यू है 3, तो -5 गुने 3 करना होगा। तो लिखो भाई साहब -5 r गुने 3, फिर बीच में फार्मूला में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, c2 a1 करेंगे। तो c2 का जो वैल्यू है वो -8 है, a1 का वैल्यू 2 है, तो -8 गुने 2, तो लिख दीजिए यहाँ पर -8 और उसको गुना करना है 2 से, फिर बराबर है तो बराबर लेंगे और फिर क्या करेंगे, इधर देखिएगा 1 ऊपर है तो 1 ही लिखना है, नीचे में a1 b2 करना है, a1 b2 करना है। तो चलिए a1 b2 का मान रखते हैं, a1 b2, a1 का मान 2, b2 का मान भी 2, तो 2 गुने 2 करना होगा, यहाँ पर करना होगा 2 गुने 2, ठीक। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, a2 b1, तो लिखिए a2 b1 क्या है भाई, a2 है 3, b1 है 1, तो 3 गुने 1 करना होगा, यहाँ करना होगा आपको 3 गुने 1। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अब ये मान बैठा लिया आपने, 2 काम कर लिया। अब जोड़ घटाव कीजिए, अब तो कुछ है नहीं, अब तो सिंपल जोड़ घटाव आपको करना है। तो क्या करेंगे, बट्टा पहले खींच लेते हैं, ऊपर लिखना होगा आपको x जो है सेम टू सेम, -8 को 1 से गुना कीजिएगा तो ये -8 होगा, ठीक। -2 को -5 से गुना कीजिएगा, यहाँ देख लीजिए आप लोग अगर नहीं दिख पा रहा है तो -2 को -5 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएंगे 10, नहीं +10 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो ये हो गए प्यारे बच्चों आपके लिए यहाँ पर 5 दूना 10, फिर बराबर y लिखना ऊपर और नीचे गुना करके लिखना है। -5 को 3 से गुना किया आपने तो -15, माइनस ये हो जाएगा +8, 8 गुना हो जाएगा 16, तो +16 लिखना आपको, ठीक है। फिर बराबर का साइन लेना है और 1 बट्टे क्या करना है, तो 1 बट्टे यहाँ पर आपको करना है 2 दूना कितना 4 और -3 का 3, 3 क्या होगा 3 होगा। एक स्टेप और सॉल्व कीजिए आप आगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो पहले बट्टा ले लेना है आपको। ऊपर में x है तो लिखो भाई साहब x, 8 घटाएंगे 10 में से तो ये 2 मिल जाएगा आपको, फिर बीच में बराबर है तो बराबर लेंगे। ये ऊपर में y है तो इस बार ऊपर में आपको क्या करना है, y लिखना है, नीचे में -15 आप +16, तो ये 1 हो जाएगा। फिर बीच में बराबर का चिन्ह लेंगे, ऊपर में 1 है तो आपको 1 लिखना है और नीचे में देखिए कि क्या होगा, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो भाई साहब ये भी तो 1 होगा। यहाँ तक देखिए कि कितना सिंपल हो गया है। अब इसका नाम देना है आपको 1, इसका नाम देना है 2, ठीक, और इस वाले का नाम देना है 3, इस वाले का नाम कितना देना है 3 देना है। और अब देखिएगा मेरा कमाल कि कैसे हम x और y का मान निकालते हैं। x और y का मान कैसे निकालेंगे वो आप देखिएगा। आपको x का मान निकालना है तो 1 को बराबर कीजिएगा 3 से, और जब y का मान निकालना हो तो 2 को बराबर कीजिएगा 3 से। तो चलिए अब हम बराबरी ये काम करते हैं, तो लिखेंगे अब 1 बराबर 3 से, यानी कि 1 को जब 3 से बराबर करने जा रहे हैं तो क्या होगा, तो भाई साहब 1 जो है वो है x/2 और 3 है 1/1, तो x/2 को बराबर करेंगे 1/1 से, x/2 को बराबर करेंगे हम 1/1 से। अच्छा x/3 नहीं ना था जी, 2 ही था, चलो ठीक है। अब इसको कोना कोनी गुना कर लीजिए,
इसको कोना कोनी गुना कीजिए तो क्या मिलेगा, x को 1 से गुना करेंगे तो x और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 2 भाई साहब x का वैल्यू मिल गया। अब पुनः क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे भाई, हमें y का मान चाहिए तो हमने बोला था कि 2 को बराबर कर लीजिएगा 3 से, 2 को किससे बराबर कीजिएगा 3 से, 2 बराबर 3 से क्या होगा भाई 2 और 3, तो 2 है y बट्टा 1 और 3 है 1 बट्टा 1, तो करिए आप y बट्टा 1 को बराबर 1 बट्टा 1 से, इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा तो y को 1 से गुना कीजिएगा तो ये y होगा और फिर 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो ये 1 होगा, यानी कि आपको y का भी मान मिल गया। तो अब यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः, क्या लिखिएगा, अतः x का जो वैल्यू मुझे मिला वो मिला 2 और y का जो वैल्यू मिला वो मिला मुझे 1, क्या मिला, y का वैल्यू 1 मिला। और यही क्या है, फाइनल आंसर है। और क्वेश्चन में भी हमने चेक किया था तो पता चला था कि इसका एक ही हल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप, अच्छा इस क्वेश्चन में तो चेक करने के लिए पहले बोला गया था, फिर हल करने के लिए बोला गया था, तो जब चेक किया तो हमने पता चला था कि अद्वितीय हल है, यानी कि केवल एक हल है। और फिर चेक करने के बाद हम क्या किए, इसको ब्रजगुणन विधि से हल किए इस तरीका से। तो इसमें 3 ही काम करना होता है। जब कभी भी ब्रजगुणन विधि से हल करने के लिए जाइए तो जो भी समीकरण आपको दिया गया उसमें से आप ये मान लिख लीजिए, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का, ये पहला काम हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा काम फार्मूला लिखना है, तीसरा काम उसमें मान बैठाना है, चौथा में आप गुना कर लेंगे, पांचवा में उसको जोड़ घटाव कर लेंगे और इसके बाद 1 को बराबर कीजिएगा 3 से तो आपको मिल जाएगा x का मान, 2 को बराबर कीजिएगा 3 से तो आपको मिल जाएगा y का मान। इस तरीका से आप आराम से ब्रजगुणन विधि से बना सकते हो। देखो तो ब्रजगुणन विधि बहुत ही सिंपल है, बस ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए और मान बैठा दीजिए, बात खत्म, जोड़ घटाव गुना भाग कर दीजिए, आंसर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये देखा आपने कि ब्रजगुणन विधि से कैसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ब्रजगुणन विधि से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये आपने देखा। चलो अब इसके तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी पहले चेक करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे अगर सही निकला तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को जब हम हल करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उसको हम क्या करेंगे भाई साहब, तो लिख लेंगे सेम टू सेम। बराबर में 20 है तो 20 ले लेंगे, इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक, फिर दूसरा समीकरण जो है वो 6x माइनस 10y और बराबर में है कितना, 40, तो हम 40 लिख लेंगे और इसका नाम दे देंगे इस बार समीकरण 2। यहाँ पर सी वाला पद को हम बाएं नहीं किए, आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपके आंसर बिल्कुल क्लियर आएंगे, नहीं कीजिएगा तो फिर आंसर क्लियर नहीं आएगा। यहाँ आप a1 का मान बताइए, तो a1 का मान है 3, b1 का मान है -5 और जो c1 है उसका मान आप देख सकते हैं कि 20 है। इसी तरह से अगर a2 का मान पूछा जाए तो a2 का मान 6 है, b2 का मान आप देख लीजिए समीकरण 2 में तो -10 दिखेगा और c2 का मान देख लीजिए तो कितना है, 40 दिखेगा। अब आप क्या करेंगे, अनुपातों का तुलना करेंगे। तो करो भाई साहब, अब अनुपातों का तुलना करेंगे तो a1 बट्टा a2 क्या होगा, 3/6 होगा, 3/6 होगा। चलो ठीक, इसके बाद -5 बट्टा -10 होगा, -5 बट्टा में -10 होगा। फिर c1 बट्टा c2 यानी कि 20/40 होगा, 20 बट्टा कितना होगा, 40 होगा। इसका जो भी कटने उठने वाला उसको काट लीजिए, तो कटेगा भाई साहब 3 का 3, 3 दूना 6। ठीक, माइनस से माइनस कट गया, 5 का 5 और 5 दूना 10 हो गया। फिर ये 20 का 20 और 20 दूना 40 हो गया। अब आप इसमें देख लीजिए कि क्या आपके पास बच रहा है, तो आपके पास जो बच रहा है वो है 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि सभी के बराबर हो गए भाई साहब। 1/2, 1/2, 1/2 सभी जगह पर बच रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन, हमें जो अनुपातों का तुलना मिला वो क्या मिला, a1 बट्टा a2 जो है वो बराबर मिला b1 बट्टा b2 के और b1 बट्टा b2 भी बराबर मिला c1 बट्टा c2 के। ऐसा मिला कि नहीं मिला, ऐसा ही मिला ना, मतलब सब बराबर है ना। तो इस स्थिति में कितने हल होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस स्थिति में अनेक हल होते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए दिए गए समीकरण युग्म का, दिए गए समीकरण युग्म का अनेक हल होगा। कितना हल होगा, अनेक हल। ठीक, अनेक हल होगा।
भाई साहब अब इसमें क्या हो गया, अनेक हल हो गया। तो मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि अनेक हल के स्थिति में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। कितना हल, तो अनेक हल, अनेक हल। तो अनेक हल होगा तो भाई इसको आपको नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि ब्रज गुणन विधि से केवल एक हल वाले का ही सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया था, बोला गया था। तो ये आपने देख लिया। अब हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें अनेक हल है। चौथा का चेक करते हैं कि क्या है, नहीं है। चौथा क्वेश्चन को जब सॉल्व करने के लाएंगे तो सबसे पहले इसको भी यही चेक करेंगे इसके कितने हल होते हैं। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो समीकरण जो दिया गया है वो आपको x माइनस 3y और माइनस 7 बराबर 0 दिया गया। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1। फिर समीकरण दूसरा है 3x माइनस 3y और माइनस 15 बराबर 0। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 2। ठीक, और यहाँ पर आप मान लिखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 का। तो यहाँ बताइए कि a1 का मान कितना, तो a1 का जो मान है वो 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 ही होगा। b1 का जो मान है वो आप क्वेश्चन में से देख सकते हैं कि -3 है, और c1 का जो मान है भाई साहब वो आप देख सकते हैं कि -7 है। और इसी तरह से आप a2 का मान देख सकते हैं, a2 का मान 3। ठीक, और b2 का भी मान देख सकते हैं कितना है, तो b2 का मान आप देख सकते हैं कि -3 है। यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ एंड आप c2 का मान देख सकते हैं, तो c2 का मान क्वेश्चन में -15 दे रखा है। अब आप अनुपातों का तुलना करेंगे, क्या करेंगे, अनुपातों का तुलना करेंगे। तो अनुपात में देखिए a1 बट्टा a2 क्या है, a1 है 1, a2 है 3, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक, b1 बट्टा b2 क्या है, b1 आप ऊपर देखेंगे तो मिलेगा -3 और b2 मिलेगा -3। फिर आप देख सकते हैं कि c1 है -7, ठीक, और c2 है -15। c2 क्या है, -15 है। इसको अब आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये अच्छा ये माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, और 3 का 3 और 3 का 3 ये भी कट जाएगा। चलो भाई ठीक है, ये माइनस से माइनस बहुत से बहुत काट सकते हैं आप। अब आपको मिला क्या वो देखिए, ध्यान दीजिए, आप देख पाएंगे कि क्या मिल रहा है। हल्का इसको हटाओ पहले भाई, अच्छा से करो, जो भी करना है तो पूरे क्लियर। हम क्या करते हैं ये देख पा रहे हैं कि 1/3 है, ठीक, और ये 1/1 हो गया भाई साहब, लो ये हो गया 1/1। और फिर दाहिने में देखेंगे तो 7/15 है, 7 बट्टा कितना है, 15 है। अब आप बताओ कि ये 1/3 1/1 के कभी भी बराबर होगा क्या, तो सर कभी भी बराबर ये नहीं होगा। अब ये पहला ही बराबर नहीं हुआ, दूसरा बराबर है कि नहीं है हमें उसको देखना ही नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे चूंकि अनुपातों का जो तुलना है वो a1 बट्टा a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, b1 बट्टा b2 के। सही बात तो है, पहला वाला तो हमें बराबर नहीं मिला है और हमें तो मतलब उसी से होता है, तो ये बराबर नहीं हुआ। अब ऐसा स्थिति होता है तो क्या होता है, तो लिखेंगे इसीलिए दिए गए समीकरण युग्म का, दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। भाई सब बताए थे कि जब a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 हो तो अद्वितीय हल होता है, यानी कि केवल एक हल होता है। तो दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, हल होगा। अब क्वेश्चन में बोला था कि जिसका अद्वितीय हल हो, अद्वितीय यानी कि केवल एक हल हो, उसको आपको ब्रज गुणन विधि से हल करना है। तो चलिए हम इसको ब्रज गुणन विधि से हल कर देते हैं, और एक क्वेश्चन और आप ब्रज गुणन विधि से हल करना सीख जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, 1 3 -3 इसके बाद -7 15, बिल्कुल ठीक है। आप लोग 1 मिनट देखिए क्वेश्चन को, हल्का मतलब पानी पी लेते हैं ठीक है एक बार।
चलिए अब हम लोग वज्र गुणन विधि से इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे अब वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि, ठीक है, वज्र गुणन विधि से हल, विधि से हल। भाई साहब वज्र गुणन विधि से अब हल करने जा रहे हैं तो पहले फार्मूला लिखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम सूत्र यानी कि फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला के बारे में बताए थे कि आपको क्या करना है, पहले लिखना है x, और x के नीचे क्या करना है वो देखिए। x के नीचे जब x वाले को ढक देंगे तो b और c वाला बचेगा, तो b1 को c2 से गुना करेंगे तो b1 c2 होगा, माइनस में b2 c1 होगा, b2 c1 होगा। फिर बराबर लेंगे और फिर यहाँ पर बट्टा खींचेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे और y के नीचे क्या है, y वाले को ढक देंगे तो a वाला बचेगा, c वाला बचेगा, तो c1 a2 लिखेंगे और माइनस c2 a1 लिखेंगे। फिर बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1, क्योंकि कांस्टेंट वाला पद। अब 1 के नीचे क्या होता है कि कांस्टेंट वाला पद को ढक देते हैं हम, तो b1 b और c वाला पद बचेगा, सॉरी a और b वाला। तो यहाँ पर a1 b2 होगा, a1 b2 माइनस a2 b1, एक मिनट, हाँ a2 b1 होगा, a2 b1 होगा। अब इसमें वैल्यू बैठाइए। तो चलो सावधानी से, मान बैठाते समय पूरा सावधानी से आपको काम करना है, नहीं तो फिर मान बैठाने में गलती होगा तो फिर आपका आंसर नहीं मिलेगा। ये x है तो ऊपर में x लिख लेंगे, b1 c2, तो b1 का मान 3 और c2 का मान -15, तो -3 गुने -15, b1 c2 -3 गुने -15 लिखना है। तो चलो लिखो, यहाँ पर आप लिखेंगे -3 गुने -15, माइनस क्या लिखना है 15, फिर बीच में माइनस है तो हम माइनस लिख देंगे, b2 c1 लिखो, b2 c1 का मान, b2 है -3 और c1 है -7, तो -3 गुने -7 लिखना होगा। b2 c1 है भाई साहब, b2 c1, तो b2 है आपका -3 और c1 है -7, तो -3 गुने -7, ठीक है, -3 गुने करना होगा -7, ठीक। इसको बट्टा को हल्का और बढ़ा लेते हैं, फिर बीच में बराबर ले लेना है, फिर एक बड़ा सा बट्टा आपको यहाँ पर खींचना है और इसके नीचे लिखना y, इसमें होगा c1 a2, तो लिखो c1 a2 का मान, c1 7 a2 3, तो -7 गुने 3 लिखना होगा, लिखते हैं -7 गुने 3, फिर बीच में माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, c2 a1, तो देखिए c2 a1 क्या है, c2 है -15, a1 है 1, तो -15 को 1 से गुना करना होगा, लिखो यहाँ पर -15 को गुना करना है 1 से। फिर आप 1 वाले जो पद है उसके बारे में भी सोचेंगे, ऊपर तो आपको 1 लिखना है, a1 b2, a1 है 1, b2 है -3, तो 1 गुने -3 करना होगा, 1 गुने -3 करना होगा, फिर बीच में माइनस, a2 b1 क्या है भाई, a2 देखिए कितना है और b1 कितना है, a2 है 3, b1 है -3, तो 3 गुने -3 लिखना होगा, तो लिखिए 3 गुने -3, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3 और गुने में -3 लिखेंगे। इतना सावधानी से आप मान बैठाने के बाद अब नीचे में गुना करेंगे, फिर जोड़ घटाव करेंगे। चलो शुरू करते हैं अगले स्टेप को। अगले स्टेप में क्या करना, ऊपर तो केवल x लिखना है, तो ऊपर केवल लिख दिए हम x, -3 को -15 से गुना कीजिएगा तो माइनस गुने माइनस प्लस 45 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 15 या 45, -7 को 3 से गुना कीजिएगा तो 7 या 21, लेकिन ये वाला जो माइनस है ना ये कर देगा इसको -21, क्योंकि देखिए -3 गुने -7 ये हो जाएगा +21, लेकिन ये वाला माइनस के कारण ये -21 लिखा जाएगा। फिर आप बराबर लिखेंगे, ये y लिखना है आपको, 7 या 21 होगा लेकिन माइनस में 21 होगा, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 15 गुने 1, तो ये 15 ही होगा, ठीक। बराबर है तो बराबर लेंगे, फिर 1 लिखना है यहाँ पर आपको, तो 1 लिख लीजिए, 1 गुने -3 करना है तो ये -3 हो गया, -3 गुने -3 तो ये +9 होगा, क्योंकि 3 तिया 9 होते हैं, ठीक।
अब आप एक स्टेप और सॉल्व कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक स्टेप और आप आगे कर लीजिए। क्या होगा, x बट्टे क्या होगा, लिखो यहाँ पर। अब x के नीचे क्या होगा भाई, 45 में से 21 घटाना है तो 4 और यानी कि 24 होगा। कितना होगा, 24 होगा। 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया तो 4। ठीक, अब y वाले के नीचे देखिए कि क्या होगा, तो y बट्टे सर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 21 में से 15 घटाएंगे तो 6 यानी कि -6। यहाँ पर क्या होगा, -6 होगा। फिर एक ऊपर और नीचे में क्या है, 3 यानी कि 6 भी होगा यहाँ पर। इसका नाम हमने बोला था कि 1 देना है आपको, इसका नाम आपको देना है 2, ठीक, और इसका नाम देना है कांस्टेंट वाले पद को 3 नाम देना है। अब 1 को 3 के बराबर करेंगे, 2 को भी 3 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे अब 1 बराबर 3 से, 1 बराबर 3 से देखिए हमें क्या मिल रहा है। तो 1 को 3 से बराबर करने जा रहे हैं हम। 1 है x बट्टा 24 और यह है 1/6, तो x बट्टा 24 1/6, x बट्टा आपको मिल रहा है 24 और इसको बराबर करना है 1/6 से। यहाँ पर बहुत ही एक सिंपल वाला तरीका मैं आपको बताता हूँ। बराबर के दाएं बाएं कटता है, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे। तो देखिए 6 का 6 और 6 चौके 24, 6 चौके क्या होगा, 24 हो गया। तो 6 से 24 में भाग दे 4 आ गया। देखो कितना सिंपल हो गया। अब देखिए कि क्या होगा। अब आप कोना कोनी गुना कीजिए। कोना कोनी गुना करेंगे तो x को इस 1 से गुना करेंगे तो x मिलेगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 मिलेगा, यानी कि x का वैल्यू मिल गया 4। और यही काम आप पुनः करेंगे। पुनः क्या करना है, तो पुनः 2 को बराबर करना है 3 से, यानी कि 2 बराबर 3 से। ठीक है, 2 बराबर 3 से, तो 2 को हम करेंगे भाई साहब अब बराबर, किससे बराबर करेंगे, तो 3 से बराबर करेंगे। तो चलो 2 को 3 से बराबर करते हैं। 2 क्या है, y बट्टा -6 है और ये 1/6 है। तो लिखिए भाई यहाँ पर y बट्टे क्या करना, आपको -6 करना है और इसको 1/6 करना है। 1/6 को लिख लेना है। अब आप अभी जस्ट देखे थे कि बराबर के इस साइड उस साइड कटता है, तो 6 का 6 और 6 का 6 हो गया कैंसिल। तो क्या मिला आपके पास वो देखिएगा। तो आपको जो मिला, y को इस +1 से गुना करेंगे तो ये y होगा और इस -1 को 1 से गुना करेंगे तो ये -1 होगा। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः आपको मिला x बराबर मिल गया 4 और y बराबर जो मिला वो मिला -1। यही है आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीक़ा से आप लोग ब्रज गुणन विधि से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आज हम इतना ही रखेंगे, फिर अगले क्लास में इससे आगे क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सीखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। सेशन को लाइक करके जो है शेयर जरूर करिए, अपने दोस्त मित्र भाई बहन के पास शेयर कीजिए सभी लोग, ताकि सभी बच्चों को पता चल सके। ओके, गुड बाय, टेक केयर।